बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आज जो डिस्कशन करनी है वो है इनके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। तो एक नज़र हम जरा इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या मुश्किलात आई। अब ये आप जब भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने लगे आप ऐसा समझा करें। एक तो भाई चैप्टर एंड होने से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने। दूसरी बात, जब भी करने हैं ऐसे समझना है जैसे आई कैप का एग्जाम है और अब आप लोगों ने जाकर इसको सॉल्व करना है। एट द एंड मतलब यही नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और फौरन जाके पीछे देखे इसका आंसर क्या है। अगर आपने ऐसा किया तो आपने गलती कर दी, आप फेल हो गए। आपने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने अपने पास अगर सपोज कि इसके 40 एमसीक्यूज हैं, आप 1 से 40 तक अपने पास काउंटिंग लिख लें, नंबरिंग कर लें। उसके बाद पहला आंसर मैंने पढ़ा और मेरे पास इसका आंसर आ रहा है सपोज के ए। मैं 1 के सामने ए लिख दूं, 2 के सामने सी डी जो आते जाए वो लिख लूं, एन पे जाके मैचिंग किया करो। फिर वहां से अपना एनालिसिस खुद करो, टेस्ट से पहले अपना टेस्ट ले लो कि अगर मैं इस चैप्टर को देखने के लिए बैठूं तो कितने एमसीक्यूज में से मैं कितने गलत कर रहा हूं कितने ठीक कर रहा हूं। आपको खुद आपकी परसेंटेज का पता चल जाता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस चैप्टर से रेलिवेंट कितना है, आपको मजीद क्या मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने आप को खुद जज किया जा सकता है और हमेशा एमसीक्यूज ऐसे ही सॉल्व करना। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप लोगों ने पढ़ा फ्रॉम डाटा कैन बी कलेक्टेड, यहां से आंसर कोई भी किया फौरन जाके पीछे देखा, फिर आप 1 को नहीं देख रहे होते। पहली नजर आपकी 2 पर पड़ती है कि 2 का आंसर क्या है और वो पढ़ने से पहले आपको पता होता है 2 का आंसर ये है। तो मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे, वहां पर आप लोग फेल हो गए हैं। तो आई कैप के एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आप पहला टिक करो और फिर जाके देखो कि ठीक किया या गलत किया है। तो अपनी आदत ना वैसे ही बनाओ जैसे आपका एग्जाम आता है। ऑल राइट। और ये देखो हकीकत है ना कि 1 को चेक करने लगते हैं तो पहली नजर बाई चांस ना भी करो ना 2 पे पहले नजर पड़ेगी कि भाई 2 का आंसर ये है हमारा। तो मतलब आप आगे फिर कुछ नहीं सीख रहे। अब देखिए नेक्स्ट, कहते हैं प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। मतलब ये सोर्सेज ऑफ डाटा हैं, इसमें से हम लोगों ने बताना है कि प्राइमरी डाटा हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर तो हम लोगों ने कहा था कि किसी भी किस्म की कोई पब्लिकेशंस वगैरह होती है ना, तो पब्लिकेशंस के रिजल्ट के तौर पर आप लोगों को हमेशा सेकेंडरी डाटा मिलता है। तो खुद न्यूज़पेपर भी एक पब्लिकेशन है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इससे जो डाटा आएगा वो सेकेंडरी है। स्टेट बैंक की तरफ से जो आपको डाटा मिलता है वो डाटा आपका अपना नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डाटा है, वो स्टेट बैंक का डाटा है जो आप यूज कर रहे हो। तो ये डाटा मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा बनेगा। फिर कहते हैं कैरिंग आउट सर्वे। हाँ, अगर मैंने किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैंने कोई सर्वे किया, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की, इस किस्म की कोई भी बातें आएंगी तो वो हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। जब भी आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। आपके 2 मार्क्स आपकी जल्दबाजी से ज्यादा कीमती हैं। तो सुकून से क्वेश्चन पढ़ो कि क्या पूछा गया। फिर ऑप्शंस को एक एक ऑप्शन को देखो कि अगर मैंने इसको गलत करना है तो मैंने इसको गलत क्यों करना है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। तब जाके आपको करेक्ट आंसर सही से मिलता है। और फिर देखो, अब जैसे ही आपने सी लगा दिया, क्या आपको इस क्वेश्चन के ऊपर कोई डाउट है कि ये गलत होगा? अगर आप लोग ठीक से करोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन ऐसे जाएंगे, जितने भी टिक किए होंगे ना उनमें डाउट नहीं होगा। इसका मतलब वो तो कंफर्म मार्क्स हैं और उन्हीं में आपका पेपर पास हो चुका होता है। तो वो जो आपके ऊपर टेंशन होती है ना, एक पेपर का प्रेशर होता है, और जैसे ही आपको पता चलता है कि मैं 25+ क्वेश्चन ठीक कर चुका हूं, तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। फिर चाहे आपको अगले 20 क्वेश्चन नहीं भी आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहते हैं एनी रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इज कॉल्ड। अब देखो सिंपल उसने क्या पूछा है कि मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव मतलब मैंने आप लोगों से आपकी हाइट पूछ ली, मैंने आप लोगों से आपके मार्क्स पूछ लिए, मैंने आप लोगों से आपकी एज पूछ ली और आपने मुझे बताना शुरू कर दी और मैंने सिंपली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया।
या मैंने आपसे पूछा कि अपनी शर्ट का कलर बताते जाओ, अब ये क्वालिटेटिव डाटा है, और आप मुझे शर्ट का कलर बताना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, और मैं अपने पास सिंपली रिकॉर्ड करता गया। तो कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास आए और सिंपली आप उसको रिकॉर्ड करो, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जर्वेशन। उस info any recording of information whether it be quantitative or qualitative is called, और any मतलब कोई भी एक इंफॉर्मेशन वो ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, लेकिन तमाम ऑब्जर्वेशंस मिलकर कोलेक्टिवली वो डाटा बनती है। ऑलराइट, और डाटा में से अगर कुछ किसी किस्म की कोई सिलेक्शन कर दें तो वो सैंपल जाके बनता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखें, कहते हैं टोटलिटी मतलब एज अ होल, इन एग्रीगेट, तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन with which any statistician is concerned is known as। तो देखो स्टार्ट से ही पता चल गया था कि भाई वो कोई सिलेक्शन नहीं करने जा रहा, वो कहते हैं कि स्टैटिशियन का कंसर्न जो जिन इंफॉर्मेशन पर है, अगर हम उनको एज अ होल देखें तो वो कहलाती है हमारे पास हमारी पॉपुलेशन। A discrete variable is that which can assume। अब यहां पर बच्चे जो मतलब मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि लिख देते हैं अपने पास होल नंबर्स वगैरह। तो जो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होती हैं, लाजिमी बात है होल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ऐसे नंबर्स जो स्पेसिफिक जंप के बाद आए, और उन्हें कहा जाता है इंटेग्रल वैल्यूज। ऑलराइट, तो मतलब देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज तो हो नहीं सकती, सिर्फ की वजह से नहीं हो सकती। फिर कहते हैं होल नंबर्स एज वेल एज फ्रैक्शनल, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस डाटा होता है हमारे पास जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन शामिल हो। उसने डिस्क्रीट पूछा है तो कौन रह गया हमारे पास? इंटेग्रल वैल्यूज। अब इंटेग्रल वैल्यूज से क्या मुराद है? जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये इंटेग्रल वैल्यूज। अब आप कहेंगे सर होल नंबर भी तो यही है, ऐसे ही है ना? तो अब इसकी एग्जांपल देखो, ये जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, इस शर्ट में कॉलर साइज अगर यहां पर देखो ना तो ये वैल्यूज डिफाइंड है। मतलब आपको ये मिलेगा 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5 होता है, या मेरे ख्याल से 16 तक होता है। तो ये देखो कि मैंने एक शर्ट चेक की और उसका 15 साइज का कॉलर मुझे पूरा नहीं आया, तो उसके बाद मुझे पता है कि उससे नेक्स्ट मुझे कौन सा कॉलर साइज मिलेगा? 15.5। जंप है, लेकिन वो जंप 0.5 वैल्यू का। आपको 15.2 का कॉलर नहीं मिलेगा, 15.3 का कॉलर नहीं मिलेगा। मतलब अपनी रेंज की तमाम दर वैल्यूज को अडॉप्ट नहीं कर रहा, स्पेसिफिक वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहा है। अब अगर यहां पर देखो तो होल नंबर्स भी हैं, फ्रैक्शंस भी हैं, लेकिन हैं जंप के बाद, इसीलिए ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है इंटेग्रल वैल्यूज। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब फिर कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इज दैट व्हिच कैन अज्यूम होल नंबर्स एज वेल एज। अच्छा, यहां पर बच्चों को अक्सर ये डाउट होता है कि सर कॉन्टिन्यूअस डाटा जैसे कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है। हमने कहा कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका वेट आ रहा है 60.750 ग्राम्स, मतलब 60 किलोग्राम्स एंड 750 ग्राम्स। तो आप लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूअस डाटा है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर मैंने अपना वेट किया एग्जैक्ट 60 आ गया, अब मैं तो डिस्क्रीट हुआ। नहीं, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। डिस्क्रीट डाटा के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट और होल नंबर दोनों शामिल। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरा वेट डिस्क्रीट डाटा, आपका वेट कॉन्टिन्यूअस डाटा, ये नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखना है वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो या तो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। तो हमने कहा कि वेट जैसे ही हम लोग मेजर करते हैं तो हमारे पास मेजरमेंट्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए होती है और काउंटिंग डिस्क्रीट डाटा के लिए होती है। ऑल राइट, बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखो, रॉ डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा, ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा। अब आप लोगों ने अगर मुझसे लेक्चर अच्छे तरीके से सुने हो तो मैं इन तमाम डाटा के डिफरेंट डिफरेंट नेम साथ में लिखता था।
कि रॉ डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा, ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा इज नोन एज, और इसी को प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। क्लियर? फिर कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा, कि पहले अनप्रोसेस था, अब उसको हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया, हम लोगों ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म कर दिया। पब्लिश्ड डाटा, तो पब्लिश डाटा हमेशा अरेंजमेंट के फॉर्म में होता है, वो स्कैटर्ड डाटा नहीं होता आप लोगों के पास। तो ऐसे डाटा को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी डाटा। अगर इस किस्म का डाटा कोई मिलेगा तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जब आप खुद डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपको हमेशा अनप्रोसेस्ड डाटा मिलता है, वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, एनी इंक्वायरी फॉर्म। अब इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, कहते हैं एक ऐसा इंक्वायरी फॉर्म है जिसके ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपसे फीडबैक लेने के लिए एक फॉर्म लेकर आते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को एक ही फॉर्म दिया जाता है और तमाम फॉर्म्स के ऊपर एक ही क्वेश्चन मेंशन होते हैं, तो उस फॉर्म को क्वेश्चनियर्स कहते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर आप लोगों ने जाकर क्वेश्चनियर्स को जाके टिक करना था। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, लेकिन जब उसने ये कहा ना पर्टेनिंग क्वेश्चंस, तो इस वजह से मैं उसको क्वेश्चनियर की तरफ लेके चला। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड से मुराद होता है साइज, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी तो अकॉर्डिंग टू साइज ही होता है ना, उसके लिए उसने एक ही वर्ड यूज कर लिया, मैग्नीट्यूड इज नोन एज अरे ऑफ डाटा। अब आप हैं लकीर के फकीर, आपने पीछे देखा टैबुलेशन, आपने टैबुलेशन को टिक कर दिया, तो पीछे गलत है। और ये बात मैंने आपको 1000 मरतबा बताई थी अरे ऑफ डाटा के लिए, कि भाई डाटा की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम लोगों, इवन के मैंने मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया था, तो हम लोग उसको अरे ऑफ डाटा कहते हैं, इसको ठीक कर लो। तो मसला बताए कहाँ पे होता है, आप लोगों को चीज आती है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी हैं, इवन कि आप लोग जब एग्जाम में भी बैठे होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर चीटिंग के आप लोग रह नहीं सकते। बाय चांस क्वेश्चन सेम सेम आ जाएं, अच्छा दूसरे को नहीं आता था, उसने जान छुड़ाने के लिए ना ऑप्शन सी पे टिक कर दिया, आपको आता था और आपको ये पता था कि यार इसका आंसर ए है, आप देखेंगे कि यार उसने सी किया हुआ है, आप अपना सी कर, मतलब ऐसा कोई कमाल का कॉन्फिडेंस होता है ना आप लोगों का कि भाई मैं ही गलत। अब जहां पर भी ऐसा ही है, चीज आपने पढ़ी हुई थी, इवन कि अगर आप पीछे ना देखते तो हो सकता है सबसे पहले आपने अरे ऑफ डाटा ही अपनी तरफ से सिलेक्ट किया हो, लेकिन जैसे ही आपने पीछे देखा कि उसने टैबुलेशन लगाया हुआ है, आपने आके टैबुलेशन कर दिया, आपने ये नहीं किया कि यार वो गलत हो सकती है, कोई मिस्टेक होगी। हालांकि टैबुलेशन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, और टैबुलेशन भी मैंने आपको बताई थी कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इज नोन एज टैबुलेशन, लेकिन आपने नहीं फॉलो किया, बस यहीं पे मिस्टेक्स हो जाती। नेक्स्ट, अब आई होप कि अब ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन ग्रुप्स और अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस और एफिनिटीज इज नोन, मतलब हम लोगों ने ये क्लास बनाई हुई है जिसमें क्यूएम के हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एम आई राइट? क्या मैं एक ऐसी क्लास बनाता हूँ जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स क्यूएम के हों, कुछ इंट्रो टू अकाउंटिंग के हों, कुछ मेरे एफआर 1 के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और उन सबको मैं एट अ टाइम पढ़ा रहा हूँ? क्या हो ऐसी क्लास? क्लासेस हों लेकिन 3 डिफरेंट हो अकॉर्डिंग टू रिजेम्बलेंस, कि क्यूएम की क्लास में क्यूएम का स्टूडेंट, इंट्रो टू अकाउंटिंग की क्लास में इंट्रो टू अकाउंटिंग का स्टूडेंट, और एफआर 1 की क्लास में एफआर 1 का स्टूडेंट, वो क्लासेस आएंगी। तो इन क्लासेस की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना इज नोन एज क्लासिफिकेशन, ये वर्ड भी मैंने यूज किया था, या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। आप इधर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जरूरी नहीं कि क्लासेस हों, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है हमारे पास। तो आप लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे बेस्ट वर्ड क्लासिफिकेशन आपके पास मौजूद था, तो आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट,
नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट डाटा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन या टेबुलेशन की फॉर्म में डाटा क्यों रखते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड, कि दिखते ही पता चल जाए कि डाटा में है क्या। मतलब अगर आपके पास आपके रॉ डाटा मौजूद हो, इवन क्या रे ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपको देखते ही इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन की फॉर्म में है, दिखते ही पता चल जाएगा कौन सी क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन है। ऐसा है ना। टैबुलेशन, जैसे ही मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाई थी, तो मैं पहले डाटा को टेबल्स की फॉर्म में लिखता था, देखते ही पता चल जाता था कि मैंने पूरी टेबल में लिखा हुआ क्या कुछ है। तो ये हमारे पास होता है, इसका इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हमेशा ये इशू होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो उनमें से हम लोगों ने जो बेस्ट आंसर होता है ना, वो जाके चूज करना होता है। तो इधर के लिए बेस्ट आंसर, डाटा को इजी अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग उसकी कन्वर्जन करते हैं, हम लोग उसकी रीअरेंज करते हैं कि ये डाटा मीनिंगफुल बने हमारे लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, any numerical value describing a characteristics of। अच्छा, ये टर्म अभी आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब अगर हमारे पास आ जाए कि कहते हैं कि ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे, उसे कहा जाता है पैरामीटर। पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को अगर डिफाइन करेगी, तो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है पैरामीटर। और अगर यहां पर आ जाता वर्ड सैंपल, पूरा क्वेश्चन सेम था। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है भाई, आप सारी की सारे स्टूडेंट्स, सारी की सारी क्लास मेरी पॉपुलेशन है। अगर मैं आप लोगों से आपके मार्क्स पूछता हूं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे लिए पैरामीटर है। ऑलराइट, क्यों? पॉपुलेशन डाटा है, पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो ये मेरे लिए पैरामीटर। किस तरह? अब अगर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज फाइंड करूं, तो मेरे पास एक एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। फिर दूसरा मेथड मेरे पास क्या था कि मैं अपनी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करूं। मैंने आप में से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, उन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, और जब उनकी एवरेज फाइंड करूंगा, क्या आपको लगता है दोनों बराबर होंगे? दोनों में डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा दोनों के अंदर। लेकिन पहले वाली एवरेज थी पूरी क्लास की, दूसरे वाली भी है एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन सैंपल की। तो डिस्टिंग्विश कैसे करूं? तो कहते हैं जो पॉपुलेशन वाली एवरेज है ना, वो आपका पैरामीटर है, और जो सैंपल वाली एवरेज है, वो आपके पास आपके स्टैटिस्टिक्स है। मजीद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। क्लियर? अभी के लिए बस इतनी टर्म्स याद रख लेना। पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल स्टैटिस्टिक। ऑलराइट, नेक्स्ट, dash data variables are those that result from count or jumps in gaps between possible values is। नेक्स्ट देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन प्लॉट। कि कौन सी डायग्राम बनाई हुई है उसने? हिस्टोग्राम बनाई हुई है। अच्छा, देखने में क्या लगता है कि हिस्टोग्राम में उसने फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया होगा? हिस्टोग्राम में उसने फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया होगा? नहीं, नहीं किया। क्यों नहीं किया? विड्थ सेम है, इंटरवल सेम है। तमाम क्लासेस, तमाम रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है ना, वो सेम है। विड्थ सेम होने का मतलब क्लास इंटरवल सेम है। इंटरवल सेम हो तो फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट नहीं होती। ऑलराइट, अच्छा अब देखो, अब ये सारा डाटा उसने प्रोवाइड किया। ये क्वेश्चन देखें, कहते हैं हाउ मेनी स्टॉक्स और बिटवीन ₹110 एंड। तो 110 देखो यहां पर है, 120 इधर है, तो यहां पर कौन सी वैल्यू होगी? तो 110 से 115 तक कितना स्टॉक पाया जा रहा है?
और 115 से 120 तक कितना स्टॉक है हमारे पास? तो 110 से 120 तक टोटल कितना स्टॉक हो गया हमारे पास? ये टिक कर दो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, कहते हैं टोटल स्टॉक रिकॉर्डेड इन द हिस्टोग्राम। टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक के लिए यहां पर देखें कितना है, यहां पर देखें, इधर। अब देखो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज का पता चल गया हमें। अब यहां से हम लोग टोटल इन सबको काउंट करो। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है? ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टॉक विद इन द गिवन इंटरवल? तो मैक्सिमम कितना है और मिनिमम, तो किसको टिक करें? 10 and 2। नेक्स्ट, डिटरमिन द क्लॉज विड्थ। तो क्लॉज विड्थ देखें, 115 to 110 इज इक्वल टू 115 to 110। तो आपकी ये जो क्लासेस हैं ये आपके पास मौजूद हैं, 105 to 110, 110 to 115, 115 to, और ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोग्राम में हमेशा क्लास बाउंड्रीज यूज होती हैं। तो आप लोगों ने इनमें से किसी एक का डिफरेंस ले लेना था। ये आपके पास क्लास इंटरवल है और वो आ रहा है हमारे पास 5 का। ऑलराइट, कहते हैं हाउ मेनी स्टॉक्स आर इन बिटवीन स्टॉक्स प्राइस 100 एंड, तो ये देखें 100 आपको कहां पे मिलेगा? 100 तो यहां पे है, 100 से 125 यहां तक, तो देखो कितना है? 19। अब ये कौन सी डायग्राम आपके पास आ गई? टाइम सीरीज ग्राफ। शाबाश। ये ऐसा नहीं है जैसे बुक में दिया हुआ था वही उठा के दे दिया। और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन देखें, कहते हैं for how many years company A sales have been less than company B sales? कितने अरसे के लिए? 4 साल नहीं, more than 4 years, लेकिन less than 5 years। तो अगर आप लोग देखें ना यहां पर, तो ये आंसर आपको इधर जाके मिलेगा। तो आप 4 साल नहीं कह सकते, 4 साल से ज्यादा है लेकिन 5 साल से कम है। ऑप्शन देखें, 4 years नहीं आएगा, 5 years भी नहीं आएगा क्योंकि 5th ईयर पर एक्सीड कर चुकी थी कंपनी है। फिर देखें मोर देन 4 बट लेस देन, ये बता सकते। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, सेल्स रिकॉर्डेड इन ईयर 3 फॉर कंपनी बी और, अब पहले आप लोगों ने यहां पे देखना है कि कंपनी बी कौन सी है। तो इधर से पता चल रहा है कि ये कंपनी बी है, ये कंपनी ए है। कंपनी बी की 3rd ईयर की सेल्स, ये सॉरी ये, तो बी की 3rd ईयर की सेल्स कितनी है? तो 15 को जाके टिक करेंगे। और अगर कंपनी ए की पूछते हैं तो फिर 8 बता। क्लियर? नेक्स्ट, टोटल सेल्स फॉर ईयर 5 फॉर द बोथ द कंपनीज आर टोटल। अब देखें यहां से देखो कितनी है, यहां से, तो टोटल, ये टोटल। ओके, अच्छा जी, ये सिक्यूनेस वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ना था, तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने स्किप कर देने थे। ये आप लोग चैप्टर नंबर 8 करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 स्किप करते हैं अभी। 19, which of the following is an example of height of trees? हाइट हमेशा कॉन्टिन्यूस, चाहे जिसकी मर्जी हो, कॉन्टिन्यूस। वेट कॉन्टिन्यूस, लेंथ कॉन्टिन्यूस, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्क्रीट। राइट? नेक्स्ट, which of the following is an example of, अब जैसे ए बी सी ऊपर वाले क्वेश्चन में तीनों कॉन्टिन्यूस थे, लेकिन अब इसमें से देखना है
भाई जहां पर नंबर आ जाता है ना वो डिस्क्रीट बन जाता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चेयर, ये डिस्क्रीट है। लेकिन हाइट ऑफ ट्रीज कॉन्टिन्यूअस डाटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा? कहते हैं पब्लिश स्टैटिस्टिक। जैसे ये वर्ड पढ़ा तो पता चल गया प्राइमरी नहीं है, पब्लिश्ड है तो सेकेंडरी। अर्लियर नॉन पहले से मौजूद है, एग्जिस्टिंग डाटा, सेकेंडरी। पब्लिश स्टोरी ऑफ एन एक्सीडेंट, पब्लिश्ड है न्यूज़पेपर में तो अभी सेकेंडरी, तो एक ही बच गया, सर्वे। ओके, ये प्राइमरी डाटा है। ऑलराइट, सेलेक्ट द क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा फ्रॉम द, अब देखो क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही था ना, एक लंबी सी लिस्ट थी, तो उसमें टाइमली भी था। कहते हैं सिलेक्ट द क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। हाँ जी, टाइमली था, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल था, रिलायबल था, कंसिस्टेंट भी था। तो क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा फ्रॉम द सारे हैं ये ABCD चारों को टिक किया हुआ उन्होंने, फजूल ही MCQs बनाया है। नेक्स्ट देखो, इज कौन द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन array of data dash shows the various values or group of items may take and the frequency with which each value arises within the group is known as। हाँ जी, जब उसने कह दिया था कि फ्रीक्वेंसीज के साथ हम लोगों ने हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, नेक्स्ट, circular graph that represent data, pie chart। ये कौन सा डिस्प्ले है? स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब इससे रेलेवेंट क्या क्वेश्चन किया गया है, कहते हैं व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू इन द अबाउट स्टेम एंड लीफ डायग्राम? तो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 45। अबाउट स्टेम एंड लीफ डायग्राम हाउ मेनी वैल्यूज? तो कैसे पता चलेगा? स्टेम को काउंट कर लें? नहीं करना, किसको काउंट करना है? तो लीफ कितने हमारे पास? 17। नेक्स्ट, कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू का पता कहां से चलेगा? लास्ट स्टेम की लास्ट लीफ की वैल्यू 99। कहते हैं व्हाट आर द नंबर्स ऑफ वैल्यूज इन 60s इन द अबाउट स्टेम एंड लीफ? तो 60 के सामने डैश है, तो नन, कैन नॉट डिटरमिन, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ द अबव स्टेम एंड लीफ डायग्राम? वैसे मिड वैल्यू फाइंड करना चैप्टर नंबर 8 का काम है, लेकिन चलिए यहां से किया जा सकता है कि टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी थी? 17 का मिड अगर फाइंड करना हो तो इसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कौन सी वैल्यू आ गई? 9th वैल्यू जाके चेक करो, वो इसकी मिडल की वैल्यू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या 0 कह दूं उसे? 50 कहना है, ये मिडल की वैल्यू है। अब आप लोग देखो, इससे पहले 8 ऑब्जर्वेशन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो ये मिडल की वैल्यू बन गई। ओके, इससे पहले 8 ऑब्जर्वेशन, इसके बाद 8 ऑब्जर्वेशन, तो जो 9th ऑब्जर्वेशन है ना वो मिडल की वैल्यू है हमारे पास। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगी उसकी पोजीशन कि 9th नंबर जो है वो आपके पास मिडल की वैल्यू है। बाकी चैप्टर नंबर 8 में इसको देखेंगे। यहां देखें, what can be the highest possible value of x in the above box and, अच्छा ये इसने ना गलत लिखा है, इन द अबाउट स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कर दो इसको। अब ये बॉक्स में इसका प्लॉट है ही नहीं, ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस पर? x की 9 हो सकती है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 99। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 99 बनेगी, मतलब x की जगह पर हम लोग 9 लिख सकते हैं। ओके, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मतलब उसने जब पूछा था ना कि x की मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर 9 आना चाहिए था, 99 नहीं आना चाहिए था।
मतलब मैं यहाँ पे 99 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे 9 लिख, तो ऑप्शन में ये हमारे पास 9 करेक्ट आंसर बनता है। लेकिन उसने डायरेक्ट फिर वैल्यू ही बता दी नीचे, ऑप्शंस को देखकर फिर हमने 99 को टिक कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे 9 और 99 होता तो हम 9 को टिक कर, ओके। उसने हम लोगों से पूरी वैल्यू नहीं पूछी, उसने एक्स की वैल्यू पूछी है। हाँ हाँ, ये है कि इसी वजह से तो हमें आइडिया हुआ है, तो जाके हमने 99 को टिक किया। कहते सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, अब ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते, लेकिन आपको ना थोड़ा सा एक्टिव होके इन चीजों को सोचना पड़ेगा। कहता है मल्टीपल बार आज पढ़े थे आप लोगों ने? अच्छा, अब देखो क्या कहते हैं इसमें, और हमने कौन सी स्टेटमेंट बतानी है। अच्छा, ये पहले डिसाइड कर लिया करो। कभी ऐसा होता है वो कहता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब देखो सिर्फ इधर इन ही तो लगाना है, बच्चा उसको इग्नोर कर जाता है, और बच्चा ऐसे समझता है जैसे मैंने ठीक वाली स्टेटमेंट बतानी है। या कभी वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कभी कह देता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बच्चा नॉट को इग्नोर कर जाता है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने देखना है कि आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है या फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट शोज द कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल। अच्छा, जैसी वैसे उसने ये कहा ना कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल एज सेपरेट बार्स adjoining each other। अच्छा, यहां पर अब ये बात ठीक हो गई है कि देखो टोटल का कंपोनेंट ही तो है भाई, मेल कितने हैं फीमेल्स कितने हैं, ये टोटल का कंपोनेंट ही है। लेकिन एक ही रेक्टेंगल के अंदर नहीं बताना, किस में बताना है। कहता है कि सेपरेट बार्स के तौर पर बतानी है जो एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट हो। तो वैसे इसकी बात जहां तक मुझे बहुत अच्छी लगी है, मतलब सही बात की है, लेकिन इसको टिक नहीं करना जब तक के आप लोग बाकियों को ना देखें, ओके। जब तक के बाकी स्टेटमेंट्स को ना देख लो आपने इसको टिक नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट ऑफ टोटल्स एज सेपरेट बार एडजॉइनिंग ईच अदर। ठीक है, आप देखो कंपोनेंट बार चार्ट इज सिमिलर टू, यहां तक की बात सही है, बट द बार्स आर सब डिवाइडेड इनटू, बात ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट shows each class as a bar of, सही है यहां तक। However, each bar is subdivided into separate lengths representing the percentage each component in a, ये भी ठीक बात है। मतलब ये परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट के लिए बिल्कुल ठीक बात है ये। नेक्स्ट देखो, हिस्टोग्राम इज अ सर्कुलर चार्ट, ये गलत हो गया है। अब हिस्टोग्राम की जगह पे किसने आना था, पाई चार्ट ने। तो ए बी सी तीनों ही ठीक है, ऑल राइट। और डी वाला पॉइंट गलत, अगर डी पे भी हिस्टोग्राम की जगह पे पाई चार्ट लगा देता, डिस्प्लेस वेरिएबल्स इन प्रोपोर्शन टू क्वांटिटीज विद इन अ सर्कल, तो डी भी ठीक हो जाता। ए बी एंड सी को टिक करेंगे। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, इन एमसीक्यू से ना आपकी थ्योरी बड़ी क्लियर हो जाती है, यहां से डेफिनेशंस का पता चल जाता है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता चल जाता है, क्या मल्टीपल बार चार्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये कुछ होता है, इसी तरह कंपोनेंट बार चार्ट ये कुछ होता है, ये समराइज्ड फॉर्म में आपको चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉस कैन विस्कर प्लॉट, छोड़ देना है। डायग्राम में सूटेबल टू रिप्रेजेंट दिस, ये अभी हम लोगों ने बाद में करना है, क्योंकि ना तो आपको लोअर क्वार्टाइल का पता है ना अपर क्वार्टाइल का पता है। ये चीजें आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़नी है, तब आपको पता चल जाएगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इज रेलेवेंट फॉर अ पाई चार्ट। देखें, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताई, अमाउंट बताई, अच्छा डिग्री ऑफ एंगल एक बता दिया, बाकी स्किप कर दिए। और फिर आपसे क्या कहता है, बेस्ड ऑन above information identify the angle covered by labor cost on pie chart। अच्छा, वैसे तो अगर ये टोटल है तो देखिए हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, ये 40,000। अच्छा, पहले आप लोगों ने वेरीफाई करना है इसको कि अगर मैं 5,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 360 करूं तो 45 ही आता है, तो मतलब ये बात सही है। अच्छा, यहां पर ना ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, अगर एग्जामिनर हुआ ना कुछ मुझ जैसा, तो उसने देखो आपको टोटल नहीं बताया, ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी साथ में इसके हेड्स मौजूद हों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट हों,
जो कि आपको ना बताई गई हो, 45 का सिर्फ एंगल बता दिया, तो टोटल आपने एंगल से फाइंड करना है, फिर जाकर आप लेबर का एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए पहले मैंने इसको वेरीफाई करवाया कि अगर 40 का टोटल हो तो क्या 45 आता है, तो आंसर मिला यस, तो मतलब टोटल यही है। इन केस अगर इसके अलावा कुछ और होता तो मैं इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करता कि 45 इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहां से पहले इसका टोटल फाइंड करता, तो अभी तो 40 ही आ जाएगा ना हमारे पास। इन केस अगर कोई मिसिंग होते तो पहले टोटल इस तरह, मतलब अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 360 करता और सपोज कि मेरे पास 45 ना आता, तो मैं यहां से पहले टोटल फाइंड करता, फिर उसके मुताबिक मैं लेबर का एंगल फाइंड। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर? नेक्स्ट देखें। अब 40 के मुताबिक हमारे पास क्या बनेगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो 15 नहीं में 135, ये आ गया। क्लियर? और हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई इशू? किसी को कोई इशू, कोई बात आप लोगों ने डिस्कस करनी हो, कोई क्यूरी वगैरह? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें फार्मूलाज भी आपके पास काफी सारे हैं, सीखने को बहुत कुछ है। इवन के पूरी स्टैटिस्टिक्स में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि सिर्फ चैप्टर नंबर 8 पे लगता है, सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि मुश्किल है, मैंने ये कहा है कि इम्पोर्टेंट, कि एक तो इसके अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं चैप्टर में से, मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो आपके क्यूएम को पास या फेल करा देता है। ये आपका ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इस चैप्टर को स्किप कर दिया तो आपकी क्यूएम दांव पे लग सकती है। तो इस वजह से ये बहुत, और आने वाले चैप्टर्स को सपोर्ट कर रहा होता है, आने वाले तमाम चैप्टर्स के लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 खड़ा है उनके साथ। क्लियर? तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।